हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैथमेटिक्स बहुत ही सिंपल पार्ट है। कई बच्चे इसको बहुत ही बड़ा या बहुत ही कठिन समझ जाते हैं, लेकिन गणित बहुत ही सरल है। ये समझ विकसित करता है। यदि ये समझ गए आप तो मान के चलिए गणित आपके लिए बहुत सरल है। नहीं समझे तो यही बहुत भारी हो जाता है। मैं आपके लिए इसको सरल से सरल करने का प्रयास करूंगा। जितना मेरे से हो सके मैं गणित को आपके लिए सरल करने का प्रयास करूंगा। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अवकलन, डिफरेंशिएशन और समाकलन, इंटीग्रेशन, दोनों सिस्टम, क्योंकि दोनों लगभग आपस में एक प्रकार से रिलेटेड है बहुत सारे सिस्टम में। यह कक्षा 11वीं के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, 12वीं के बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, और तो और ये आगे के बच्चों के लिए मतलब आगे जब पढ़ेंगे आप उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यह अवकलन और समाकलन, इसमें पहला पार्ट लेकर चलूंगा अवकलन को, डिफरेंशिएशन को। ठीक, 11वीं के बच्चों के लिए भी ये सिलेबस में है, 12वीं के बच्चों के भी सिलेबस में है, दोनों प्रकार के बच्चों के सिलेबस में है, इसलिए ये कॉमन चले, आगे के लिए भी यही काम होगा। चले, इसमें 12वीं के बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा नंबर डिवाइडेशन बता दूं तो मैं इसको कह दूं एक प्रकार से 12वीं के बच्चों का जो मैथ्स का जो है सिस्टम है उसके लिए यह हृदय स्थल है। हृदय स्थल इसलिए मैंने कहा कि इसमें आपके जो पेपर होगा उसमें से बहुतायत नंबर, मैक्सिमम नंबर इसी पार्ट का है, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से। मान के चलिए 44% के नंबर इसी पार्ट से है। आपके यदि 100 नंबर का पेपर है तो 44 नंबर का प्रश्न इसी पार्ट से आते हैं, डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन से। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दूं, ये डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन आपको ये 44% के बाद कम से कम 20% अन्य चैप्टर के प्रश्नों को भी हल करने में मदद करेगा। ये भी है, आपके फिजिक्स के लिए भी काम आएगा। तो मान के चलिए, देखिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन। तो इस शुरुआत में मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले डिफरेंशियल लेकर आया हूं। ठीक, डिफरेंशिएशन में अवकलन लेकर आया हूं। तो अवकलन जो करेंगे इसमें मैं शुरुआत बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करूंगा, फलन से। फलन में जाने से पहले मैं आपको पिछली बहुत आपके कहा जाए बचपना की कक्षा 6वीं में ले की बात याद दिला दूं, उसमें आपने पढ़ा होगा वेरिएबल्स, चर, कांस्टेंट, अचर। ठीक, चर क्या है, मैं चर में जा रहा हूं। चर आपने पढ़ा है वह राशियां जिनके मान क्या होते हैं, बदलते रहते हैं, या जिनके मान हम इच्छा अनुसार अपने अनुसार बदल सकते हैं। ठीक है, चर है। चर मतलब चलायमान हो गया। उसके बाद आते हैं क्या, अचर में आते हैं। अचर जिसका मान क्या होता है, स्थिर होता है, जिसका मान हम स्वतंत्र रूप से बदल नहीं सकते, स्थिर अचर राशि हो गई। अब चर को मैं दो भागों में बांट देता हूं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स। आश्रित चर बोल सकता हूं, मैं इसको अपने तरफ से बोल रहा हूं मैं, इसलिए इसको ऐसा बोलूं, थोड़ा सा बताऊंगा मैं आगे। ठीक है, स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। जैसे हम लोग याद कीजिए बहुपद लिखते थे पहले, थोड़ा सा मैं बिल्कुल उसके बाद अवकलन में आऊंगा। बेसिक डिफरेंशियल से शुरुआत करूंगा मैं, एकदम बेसिक डिफरेंशियल से शुरुआत करूंगा, आपको पूरे अंत तक ले जाऊंगा। उसके लिए बहुत सारे क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। आप बी कंटिन्यू इन सभी वीडियोस को देखते रहिए, लाइन से देखते रहिए, और बिल्कुल अवकलन आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा, बिल्कुल समझ में बैठ जाएगा। आप मौखिक बड़े से बड़े प्रश्नों का भी अवकल गुणांक बता सकते हैं। देखें, मान लो मैंने लिख दिया y इक्वल टू 3, या चलिए x+2 लिख दिया, जो नॉर्मल चलता है, हर बच्चा इसको जानता है कि ऐसा है। x इक्वल टू y+2 लिखूंगा तब भी चलेगा, लेकिन आप लोगों की भाषा में चल गई, पिछली कक्षा में ऐसे ही चलते हैं। चलिए ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखता हूँ, तो y इक्वल टू क्या हो रहा है, 3+2 इक्वल टू 5। सपोज दैट y इक्वल टू यहाँ पर x+2 के में अब 3 x इक्वल टू रखता हूँ, यहाँ पर 5 रखता हूँ, तो y इक्वल टू क्या हो रहा है, 5+2 इक्वल टू 7। ठीक, हम यहाँ पर देख रहे हैं x का एक मान रख रहे हैं, तो उसके सापेक्ष, ठीक,
x के जब मान यहां पर रख रहे हैं तो उसके सापेक्ष y का एक निश्चित मान प्राप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि x का मान रख रहे हैं तो उसके सापेक्ष y का एक अनिश्चित या कहा जाए अटेंडम मान प्राप्त हो, ऐसा नहीं है। तो हम मान किसका रख रहे हैं, पहले x का, और उसके सापेक्ष किसका मान आ रहा है, y का। तो हम तो ये जानते हैं x भी एक क्या है, चर है, y भी एक चर है, पढ़े हुए हम लोगों ने। लेकिन यहां पर मैंने जो बात कही, x क्या है, एक स्वतंत्र चर मान है, इसको स्वतंत्र, इसका मान हम स्वतंत्र रूप से रख रहे हैं, और y का मान इस x पर क्या है, आश्रित है। ठीक, और इसलिए मैंने कह दिया y को क्या, थोड़ा सा आश्रित चर, और x को क्या कह दिया, स्वतंत्र चर कह दिया। ठीक, स्वतंत्र चर का मान रखते जाएंगे तो आश्रित चर का मान एक उस स्वतंत्र चर के सापेक्ष बिल्कुल निश्चित मान निकलते जाता है, और यही आकलन है। देखिए मैं इसको अपनी भाषा में मैं पहले बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मैं कि मैं आपको आपके आसपास के आपके भाषा शैली में, हमारी भाषा शैली में जो हम सुनते हैं, समझते हैं, जो देखते हैं, हमारे परिवार में घटना घटित होती है, हमारे आसपास जो घटना घटित होती है, उसी भाषा शैली में आपको फिजिक्स और मैथ्स दोनों समझाने का प्रयास करूँगा। मैं ज़्यादा बड़े बड़े शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर देखें, उसी को x के सापेक्ष यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मान आ रहा है, वही तो क्या है, आकलन है, और उसी को मैं थोड़ा सा बोल दूँ अवकलन है। ठीक, मान लो यहाँ पर रहता x इक्वल टू वाई रहता, मान लो यहीं पर करते y का मान पहले रखते, उसके सापेक्ष यदि x का मान निकलता तो x के y क्या हो जाता, स्वतंत्र हो जाता, और x क्या हो जाता, आश्रित हो जाता। तो आकलन किसका हो रहा है, y का। किसके सापेक्ष हो रहा है, x का। ठीक है, तो यही होगा क्या, x के सापेक्ष y का आकलन या अवकलन। ठीक, जैसे हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, मैं छोटा सा एक उदाहरण लेकर चलूंगा। किसी बच्चे का रहन सहन, किसी व्यक्ति का रहन सहन, या बच्चे में आप लोगों के रहन सहन में लेकर चलूं, आप लोगों का रहन सहन का आकलन भी आपके पेरेंट्स के सोर्स ऑफ इनकम से होती है। ठीक, आप अच्छे चमक धमक रहन सहन में हैं तो लोग बोलते हैं देखो इनके पिताजी या पेरेंट्स इनको ऐसे पहना रहे हैं, खिला रहे हैं। कुछ परिस्थितियां जन ऐसे भी होती है कि थोड़ा सा उनमें कमी बेसी होती है, तो उनके पेरेंट्स को भी बोलते हैं कि इनके पिताजी ऐसे हैं तो इसको ऐसा रहन सहन है। मतलब क्या हुआ, आप एक प्रकार से आश्रित हुए, आप क्या हुए, आश्रित हुए, और आपके पिताजी क्या हुए, स्वतंत्र हुए, और आप उस पर आश्रित हैं। दोनों तो आदमी है ना, दोनों क्या है, आदमी है, लेकिन आप आश्रित आदमी हैं और वो स्वतंत्र आदमी है। फाइनेंशियली रूप से बोल रहा हूं इसको मैं, ठीक है, वित्तीय मामला में, क्योंकि अभी आप कमा नहीं रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हुए, पिताजी या पेरेंट्स पर क्या हुए, आश्रित हुए, और वो आप पर जैसा खर्च करेगा उसके हिसाब से आपका क्या होता है, रहन सहन होता है। वैसे ही ठीक है, यहाँ x को मैं क्या कर रहा हूँ, स्वतंत्र कर रहा हूँ, और y को क्या कर रहा हूँ, आश्रित कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, x के सापेक्ष क्या हो रहा है, y का अवकलन होगा या आकलन होगा। ठीक, अब इसमें काम करने से पहले मैं इस सबको मिटाकर मैं बेसिक सिस्टम बता दूं, अवकलन आया कैसे, कैसे शुरुआत हुई इसकी। ठीक है, थोड़ी सी मैंने बता दी, हमारे बोलचाल की भाषा मैंने बता दिया इसकी शुरुआत कैसे। तो चलिए लेकर चलता हूं मैं। मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। अब इसको मैं एक डिनोट कर दे रहा हूँ, एक फंक्शन बार बार ऐसा थोड़े लूँ भाई, इसके लिए क्या लूँगा, एक संकेत, और फंक्शन संकेत मालूम है, जिस चर का फंक्शन होगा उसी चर को फंक्शन का एफ में लेकर ब्रैकेट करके लेते हैं। ठीक है, तो इसके जगह मैं क्या ले लूँ, चलिए एफ एक्स ले लूँ, कोई अनदर फंक्शंस। ठीक है, चलिए वही फंक्शन को ले रहा हूँ, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स। एफ एक्स कोई फंक्शन है जो x का फंक्शन है, स्वतंत्र चर का फंक्शन है, और जो जिस पर आश्रित कौन है, y। चलिए फंक्शन हुआ, फलन हुआ, इस फलन में मान लो स्वतंत्र चर में अल्पतम एक्सपांशन वृद्धि करते हैं, अल्पतम बिल्कुल, और अल्पतम वृद्धि को हम के डेल से दर्शाते हैं, तो क्या हो जाएगा, x में हम क्या करें, मान लो अल्पतम वृद्धि करें, डेल x करें, तो निश्चित है y में भी अल्पतम वृद्धि डेल y होगी। ठीक, तो उसको जोड़ दें, अल्पतम वृद्धि क्या हो जाएगा, y प्लस डेल y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। कितनी वृद्धि हुई उसको पता करना है। चलिए इसको मैं सेकंड नंबर इक्वेशन दे दूं, कितनी वृद्धि हुई,
तो हम उसको कैसे पता करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा क्या 2 माइनस 1 y प्लस डेल वाई माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। वाई कैंसिल हो रहा है तो क्या मिला हमको डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक, अब इसमें देखिए यह वृद्धि जो है किसके सापेक्ष हो रही है? यह जो वृद्धि हो रही है इस डेल एक्स में वृद्धि के सापेक्ष हो रही है। तो हमको निकालना है, तुमको मालूम है, आप सबको मालूम भी है। जैसे मैं किसी को बोल दूं मैंने 10 नंबर पाया, तो सामने वाला बोलेगा कितने में पाया? प्रश्न यही आएगा ना। मतलब मैंने कहा कि मैंने किसी प्रश्न पे या प्रश्न पेपर पे 10 नंबर पाया है, तो सामने वाला तो बोलेगा कितने नंबर में पाया है? 100 में पाया है, 50 में पाया है, कि 10 में पाया है, कि 20 में पाया है। और आप सबको मालूम है जितना नंबर हम अपने लिए प्राप्त करते हैं किसी पेपर में किसी प्रश्न में, वह हमारे लिए अंश में रहता है। ठीक, और जिस पर हम प्राप्त करते हैं क्या रहता है? जिसके सापेक्ष हम प्राप्त करते हैं कहाँ रहता है? हर में। तो यहाँ देखें ये जो हमने प्राप्त किया है वृद्धि, वह इस अल्प वृद्धि के सापेक्ष प्राप्त किया है। तो मैं क्या कर दूं? अल्प वृद्धि तो बता दूं मैं, अल्प वृद्धि के सापेक्ष मेरा इतना वृद्धि हुआ है करके, तो क्या कर दूं मैं? डेल वाई अपॉन डेल एक्स कर दूं इसके साथ। तो यहां पर करूंगा तो मुझे फंक्शन, मैथमेटिक का फंक्शन है हमारे पास, जो भी क्रिया करते हैं दोनों पक्षों में करते हैं, तो इधर भी डिवाइड कर दें, इसको कहा जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इस आधार पर हम देखते हैं इस वृद्धि के सापेक्ष, इसके सापेक्ष इसमें जो वृद्धि हो रही है इसका आकलन इसके माध्यम से करेंगे। अब ये हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सिस्टम हो गया कि यह वृद्धि है, आकलन है, और उसका माध्यम क्या होगा? यह होगा। और इसके लिए देखिए इस डेल एक्स में मान लो हम क्या कर दें, यह यदि डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू, ठीक, डेल वाई अपॉन डेल एक्स में जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऐसा इसको लिखूं, डेल नहीं डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशियल आ गए, अवकलन में आ गए, तो पूर्णतः में जा रहे हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा लिमिट हो गया एच टेंस टू 0 की ओर अग्रसित एफ ऑफ एक्स प्लस, ठीक है, जहां डेल एक्स को हम किसके बराबर क्या ले रहे हैं? एच ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एच लेमडा हो गया ये, एच माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स को हमने क्या लिया है? एच लिए। और इस वृद्धि दर को, ठीक है, इस वृद्धि को ही डी वाई बाई डी एक्स को क्या कहते हैं? एक्स के सापेक्ष इस वाई जो यह जो फलन है एक्स पर आश्रित है उसका अवकलन या अवकल गुणांक कहते हैं, जिसका हम आकलन इस प्रारंभिक मेथड से करेंगे। ठीक है, और इस प्रारंभिक मेथड से करने के बाद हम देखेंगे बहुत सारे फलनों का अवकलन, और यही क्या है? अवकलन का प्रारंभिक सूत्र है, प्रारंभिक फार्मूला है, जिसके माध्यम से आपको क्या करना है? बहुत सारे, ठीक है, फलनों का अवकलन करना है। ठीक, बहुत सारे फलन आपने पढ़ा हुआ है, कक्षा पहली से लेकर कक्षा मैं बोलूँगा आखिरी तक जितने भी फलन पढ़ेंगे हम सबका अवकलन करना है, सबका अवकलन होता है, सबका आकलन होता है। ठीक, इस आधार पर हमको ये पहला फार्मूला मिलता है अवकलन का, क्या? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसी डी वाई बाई डी एक्स को, ये फर्स्ट से यहाँ पर सिंबल है इसका, सेकंड यहाँ पर सिंबल हो सकता है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? मैं यहाँ नीचे में लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं क्या? y1 भी लिख सकते हैं, ये संकेत है, सिंबल्स है अवकलन का। इसी को हम लिख सकते हैं ऐसा y डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी और ऐसा लिख देते हैं कई जगह, क्या? एफ डैश एक्स लिख देते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? अवकलन के संकेत है या अवकल गुणांक के संकेत है। और ऐसा इस तरह से हम क्या करेंगे? प्रथम सिद्धांत, इसी को कहा गया है क्या? अवकलन का प्रथम सिद्धांत कहा गया है। तो मैंने आपको अवकलन का प्रथम सिद्धांत बता दिया, ये फार्मूला आपको मालूम रहनी चाहिए। इससे हम क्या करेंगे? सभी फलनों का अवकलन कर, मैंने पहले बोला है, सभी फलनों का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, और जो आएंगे अवकल गुणांक उसको हम क्या करेंगे? याद रखेंगे। मैं इसको लाइन से आपको बताते चलूंगा, बिल्कुल सिंपल करूंगा, सरल कर दूंगा आपके लिए अवकलन को, एकदम से कंठस्थ हो जाएगा सभी चीजें।
ठीक।